नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। 6:30 बजे तक तो ऑफिशियली किसी को एग्जिट पोल अनाउंस नहीं करना है, ये चुनाव आयोग का निर्देश है। लेकिन 6 बजे तक बम्पर वोटिंग अभी भी कुछ देर पहले तक जब मैं ये कार्यक्रम आपसे कर रहा हूं, उसको लगभग 1.5 घंटे बीत चुके हैं वोटिंग समाप्त हुए, लेकिन कहीं-कहीं अभी भी जारी है। लेकिन 6 बजे तक बंद हो जानी थी वोटिंग को। तो 6 बजे तक बम्पर वोटिंग की खबरें हैं, बम्पर। फाइनल टैली अभी भी आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन 90% से अधिक मतदान, 90-92 के आसपास का मतदान है। कहीं कहीं तो 93% के आसपास भी मतदान है, लेकिन एवरेज अगर आप कहें तो 90 से 92 के बीच में वोटिंग होने का अनुमान है, जो कि बम्पर कहा जा रहा है। बल्कि फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में अधिक होने का अनुमान है। एग्जिट पोल में नतीजे आएंगे, एग्जिट पोल पर आप कितना भरोसा करेंगे, नहीं करेंगे, ये आपका प्रेरोगेटिव है, हमारा वो विषय नहीं है। हमारा विषय जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, वो इन सब से अलग है। आप में से बहुत सारे दर्शक टेलीविजन भी खोल के बैठे होंगे, जो यात्रा कर रहे होंगे उनके हाथ में मोबाइल सेट होगा, अगर आप हमें देख रहे होंगे। तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं, अब जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, आपको कहीं नहीं मिलेगी, यही मिलेगी। इसी बम्पर वोटिंग के अनुमान पे एक चुनौती आनी शुरू हो गई कि अगर हिम्मत है प्रधानमंत्री में, तो प्रधानमंत्री 4 मई को शाम को इस्तीफा दे दे। सीधी चुनौती आ रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री 294 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ये उन्होंने कहा है, अपनी सभाओं में कहा है, भाषण के दौरान कहा है कि आप उम्मीदवार को मत देखिए, पार्टी को भी मत देखिए, मोदी को देखिए। ये चुनौती टीएमसी के तरफ से मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी को, कि आपने भाषण के दौरान जगह पर जगह आपने ये बात कही है कि 294 मोदी लड़ रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होती है, करारी हार होती है, मतलब कि पूरे मीडिया में आपकी बल्ले बल्ले है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया पर आपके बल्ले बल्ले है। इस सब के बावजूद अगर 294 सीट पर लड़ने वाला व्यक्ति शिकस्त खाता है, हार जाता है, तो फिर उसे कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का। कहां सत्ता में? केंद्र की सत्ता में। और उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा, देना चाहिए। होगा मतलब वो तो कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आपको इस्तीफा देना है, लेकिन आपको इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो गई है, या हो जाएगी। ये कौन कह रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरिक ओब्रायन। अब डेरिक ओब्रायन ये बात क्यों कह रहे हैं, जरा इसको डिकोड कीजिए। वो हवा में नहीं कह रहे हैं डेरिक ओब्रायन, कुछ सोच समझ करके कह रहे हैं। और इसी दूसरे फेज के पहले वो कह रहे हैं, बल्कि उसी दिन कह रहे हैं। 11 बजे के बाद का उनका ये ट्वीट और ये सब चलना शुरू हुआ है एक्स पे, और इधर उधर जो बयान उनका है डेरिक ओब्रायन साहब का, वो 11 बजे के बाद है। ये 142 सीट पर जो वोटिंग आज हुई है, उसके ही आलोक में ये बयान डेरिक ओब्रायन की तरफ से आया है। और इसका इतिहास क्या है, मतलब पिछला रिकॉर्ड क्या है? 142 में से महज 18 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, दूसरे फेज के चुनाव के हिसाब से, 2021 के हिसाब से। तो डेरिक ओब्रायन को यही उम्मीद है कि 124 सीट तो हमारी पक्की है। कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, लेफ्ट पार्टी कहीं नहीं है। और कांग्रेस के हालांकि प्रवक्ता अब ये चारों तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही साफगोई से इस चुनाव को बाइपोलर इलेक्शन बना दिया, द्विपक्षीय चुनाव बना दिया, जबकि ये होना चाहिए चतुष्कोणीय चुनाव, चतुष्पक्षीय चुनाव होना चाहिए।
तो चतुष्कोणीय चुनाव ये हो नहीं पाया। चतुष्कोण में कौन, एक तरफ लेफ्ट, एक तरफ कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी। तो साहब अगर चतुष्कोणीय मुकाबला होता तब तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार आज ही बना लेती। आप ये मान के चलिए, अगर चतुष्कोणीय मुकाबला होता, और अगर चतुष्कोणीय मुकाबला होता तो टीएमसी भी सरकार बना लेती। ये भी आप मान के चलिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि टीएमसी भी अपने वोट बैंक को सहेज करके रखी है। लेकिन ये चतुष्कोणीय मुकाबला तब बनता जब कांग्रेस भी मुकाबले में होती और वाम दल भी मुकाबले में होती। कांग्रेस और वाम दल मुकाबले में होती कब, तब जब टीएमसी का जो वोट बैंक है वो दरक करके इन दोनों के पास चले आता, और इनका जो सबसे मजबूत वोट बैंक है वो 30% का जो खेल है, वो 30% वोटर बहुत बड़ा वोटर है। वो 30% वोटर में से कितने परसेंट को, 50% को अगर लेफ्ट ले लेती और 50% को कांग्रेस ले लेती तो ये मुकाबला चतुष्कोणीय हो जाता। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, प्रथम दृष्टिया तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो तृणमूल कांग्रेस की स्थिति निश्चित रूप से खराब होती, और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में 70 के गई है, इस बार 2026 में उनका कंसोलिडेशन होता और वो सरकार बना लेती। लेकिन ये चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ नहीं। तो टीएमसी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी चतुराई से फिक्स मैच खेला, मतलब भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ने फिक्स मैच खेला और दोनों ने इस पूरे मुकाबले को, बंगाल के चुनाव को बाइपोलर कर दिया। मतलब एक तरफ सत्ता पक्ष में टीएमसी और अपोजिशन में कांग्रेस और लेफ्ट गायब, अपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ये सबसे बड़ी सफलता हुई भारतीय जनता पार्टी की, और ये बीजेपी के लोग नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां, लेफ्ट के लोग कह रहे हैं। कांग्रेस लेफ्ट दोनों ज्वाइंटली ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई से इस चुनाव को बाइपोलर चुनाव बना दिया, द्विपक्षीय चुनाव बना दिया। और इसमें अगर उनकी बात सही है, जो सामने से दिख रहा है, तो अगर ये बाइपोलर चुनाव हो गया तो पहली जीत तो भारतीय जनता पार्टी की वही हो गई। क्यों? क्योंकि टीएमसी कभी नहीं चाहती कि ये मुकाबला बाइपोलर हो, कभी नहीं चाहती। उनको ये मालूम है कि टीएमसी भी चाहेगी ये कि मामला चतुष्कोणीय हो जाए, ताकि हम सत्ता में हैं, हमारा जो कंसोलिडेशन है, हमारा जो तीन टर्म का हमने जो वोट नर्चर किया है, जो वोटर को हमने बनाया है, वो वोटर हमारे तरफ आएंगे। तो वो भी, उनके लिए भी ये अच्छी स्थिति होती, शुभ स्थिति होती अगर ये चतुष्कोणीय मुकाबला होता। लेकिन सबसे ज्यादा शुभ स्थिति होती भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर ये मुकाबला चतुष्कोणीय होता। तो अब यही कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के सारे नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे द्विपक्षीय बनाया है, टीएमसी ने द्विपक्षीय नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस के बैड गवर्नेंस की वजह से बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो आपको किसने रोका था? आप तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी, इस पर मैंने आपको विस्तार से एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी के युवराज स्वयं राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन कर रहे हैं। वो सीधे अपने भाषणों में कह रहे हैं, हुगली में, आज हुगली में लगभग 90% को पार कर गया है आंकड़ा वोटिंग का। उस हुगली में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की अक्षमता की वजह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ गई है, मतलब हम कहीं नहीं है। वो भाषण में अपने अपने वोटर के बीच में, मतदाताओं के बीच में भाषण करते हुए ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की अक्षमता ये है कि आपको कांग्रेस को चुनना चाहिए। ऐसा वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की अक्षमता की वजह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मतलब वोटर के दिमाग में वो डाल रहे हैं कि भाई, मुझे आप सुनने के लिए आ गए हो, सुन लो, लेकिन मैं हूं नहीं लड़ाई में, लेफ्ट भी लड़ाई में नहीं है, लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए वोट यहां से जाना, हमारा भाषण सुन लेना और वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दे देना या टीएमसी को देना। लेकिन मैं नहीं हूं, ना ही लेफ्ट है। मैंने दोनों पार्टी के बारे में बजाबता उन्होंने कैंपेन में, इसी हुगली में जहां आज बंपर वोटिंग हुई है, हुगली में उन्होंने कहा कि तृणमूल की अक्षमता की वजह से भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के बरक्स खड़ा कर दिया और इसलिए यह मुकाबला द्विपक्षीय हो गया। अब ये स्वीकारोक्ति किसके तरफ से है? कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ से है। तो पहली विजय तो भारतीय जनता पार्टी की वही हो गई। लेकिन आज जो डेरिक ओब्रायन कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं
कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार दोबारा बन गई तो। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव नहीं लड़ रही थी, ये चुनाव स्वयं और स्वयं नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे। और वो हर सभा में कह रहे थे कि 294 सीट पर जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं सबके सब मोदी हैं, आप जो वोट दोगे वो मोदी की झोली में आएगा और मोदी आपको फला 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 की गारंटी करता है। इन बातों की मोदी गारंटी करता है, तो मोदी पर भरोसा रखो, मोदी की गारंटी पर भरोसा रखो। मोदी ने जहां जहां गारंटी दी है उसको पूरा किया है। मतलब ये पोल स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की कि उनका जो सबसे बड़ा ब्रांड वैल्यू है, जिसमें कि थोड़ा डेंट लगा है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी भारतीय जनता में सबसे बड़े ब्रांड के साथ नरेंद्र मोदी ही खड़े हैं। तो नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने इलेक्टोरल पोल की रणनीति के हिसाब से नरेंद्र मोदी को जनता के बीच में रख दिया कि यहां पर जितने कैंडिडेट हैं उस सारे कैंडिडेट में आप नरेंद्र मोदी का अक्ष देखो, उसमें नरेंद्र मोदी की परछाई आपको देखने को मिलेगी। ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी की ये पोल स्ट्रैटेजी भी है और नरेंद्र मोदी इसको भुना भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी को ये मालूम है पॉपुलैरिटी के लिहाज से सबसे बड़ा ब्रांड बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी ही है। ये और बात है, दूसरे बाकी नेता भी जा रहे हैं, लेकिन दूसरा एक और ब्रांड है, वो है योगी का। योगी का ब्रांड भी चल रहा है, लेकिन योगी अपने भाषण में ये नहीं कह रहे हैं कि 294 पर योगी खड़े, क्योंकि सबसे बड़े ब्रांड कौन है? नरेंद्र मोदी। योगी उनको पुश दे रहे हैं, योगी उनको सप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी छक्का मार रहे हैं तो योगी भी कोई चौका नहीं मार रहे हैं, कहीं कहीं तो योगी अट्ठा मार दिए हैं, छक्का को भी क्रॉस कर गए हैं। कहिए कैसे? तृणमूल कांग्रेस की कई जगह रैली हुई और उसी के आसपास योगी की भी रैली प्लान थी। जैसे ही तृणमूल कांग्रेस में को देखने आए लोगों को यह पता चला कि योगी आदित्यनाथ की रैली थोड़ी दूरी पर है, तृणमूल कांग्रेस की रैली को छोड़ करके, उनकी सभाओं को छोड़ करके सारे मतदाता, सारे जो दर्शक थे, सारे जो वोटर थे, सारी जो आबादी थी, सबके सब योगी आदित्यनाथ की सभाओं में चले गए, भगदड़ मच गई। तो ये है ब्रांड वैल्यू योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए हैं, ये भी बहुत देखने वाली बात होगी। बिहार में उनका स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त था, 70% से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। मतलब जिन जिन जगहों पर योगी गए थे उसमें से अधिकतर सीटों पे विजय मिली थी। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी योगी का जादू चला है? योगी का जादू एक तरफ है, लेकिन मोदी का जादू, मोदी के जादू पर सवाल भी हैं। मतलब काला टीका भी लोग लगा रहे हैं। जो डेरिक ओब्रायन कह रहे हैं कि आप 294 सीट पर लड़े हैं, बीजेपी नहीं लड़ी है और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो। ये हार मोदी की हार होगी। अब सवाल है कि डेरिक ओब्रायन ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डेरिक ओब्रायन को सेकंड पेज के मतदान पर पूरा भरोसा है। 124 सीट वो आई कर रहे हैं। 124 सीट उनको ऐसा लग रहा है कि यहां जो बम्पर वोटिंग है ये प्रो इनकम्बेंसी है, ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ होगा। जो नेता कल परसों तक कह रहे थे कि सुपड़ा साफ होगा, हम 200 क्रॉस कर जाएंगे, आज थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं, आज थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं। ये भी चर्चा हो रही है कि कोलकाता में, 24 परगना में और बृहत्तर कोलकाता में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, चाहे बारासात हो, दमदम हो और जो इलाके हैं, सब में जो होल्ड है वो तृणमूल कांग्रेस का है। इसी में से एक जगह जहांगीर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां अजय पाल शर्मा बारी काफी चर्चित हुए थे, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जहांगीर ऐसे जगह पर टीएमसी को अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो हिंदू बहुल इलाका है और जहांगीर को राइट हैंड मैन कहा जाता है। किसका? अभिषेक बैनर्जी का। अब ये जो सारी गतिविधि है, उनको लग रहा है कि फर्स्ट फेज में सही है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई पड़ रही है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी कि हम कम से कम 110 सीट जीतेंगे। शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं 125 सीट जीतेंगे। लेकिन अगर आप गृह मंत्री की बात पर चलें, 110 है, अगर 110 ना भी गया, 90 सीट भी जीत गई तो बड़ा आंकड़ा है पहले फेज में ही।
अब ये जो दूसरा फेज है जिसमें पिछले चुनाव में सिर्फ 18 सीटें ले आ पाई थी भारतीय जनता पार्टी, उस 18 की टैली को क्या 50 में कन्वर्ट कर पाएगी? अगर ये 50 सीट आती है, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ती है। प्रोवाइडेड कि फर्स्ट फेज में 90 और 110 के बीच में सीट आ जाए। मतलब ये जो सेकंड फेज है, वो डिसिसिव फेज है। फर्स्ट फेज डिसिसिव नहीं था। फर्स्ट फेज ये था, बढ़त का था, बढ़त बनाने का था। जो पार्टी बढ़त बना लेगी वो थोड़ा मैच में आगे रहेगी। तो बढ़त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बकौल, अभी तो रिजल्ट आना है, लेकिन जिस तरह से लोगों का फीडबैक है उसके हिसाब से, और गृह मंत्री की बात को अगर उनके सीधे सीधे शब्दार्थ का मतलब लगा लिया जाए, सिर्फ फेस वैल्यू पर रीड करें, तो फर्ज कीजिए कि 110 सीट आ गई भारतीय जनता पार्टी को फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज में 18 की 18 रह गई। तो फिर परफॉर्मेंस क्या हुआ? गड़बड़ा गया, और जो मैजिक फिगर है मेजॉरिटी का, उसके पीछे चली गई, तो फिर सरकार नहीं बनेगी। इसीलिए 18 से उसको कम से कम 50 की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, और इसको कहते हैं मोमेंटम बनाना। फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी ने मोमेंटम बनाया है, ताकि सेकंड फेज पर उसका कुछ रिपल इफेक्ट हो। और अगर रिपल इफेक्ट गिरते गिरते भी, मान लीजिए 100 सीट हमको नहीं आए 142 में से, 90 सीट नहीं आए, 70 सीट नहीं आए, अगर हम 50 का भी आंकड़ा पार कर गए और इधर 100 हम क्रॉस कर गए, तो हमारी सरकार बन जाएगी। तो ये पोल स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, अग्रेसिव बैटिंग करना, मतलब लगातार छक्का चौका के लिए ट्राई करना। छक्का चौका लग ही जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन ट्रायल ये लगातार इनकी जारी रहती है। तो पहले फेज से ही इन्होंने मोमेंटम बना करके रखा, और पहले फेज में क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, लेकिन अपने तरफ से इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि हम 100 का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं, 110 तक पहुंच रहे हैं, मतलब हमें सिर्फ 40-42 सीट की जरूरत है, थोड़ा सा ताकत लगा दो, हम जीत जाएंगे। अब ये अगर संदेश सेकंड फेज के मतदाताओं में चला गया कि आ तो रही है बीजेपी, हमारा वोट बेकार हो जाएगा टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट को देने में, बेटर है कि बीजेपी को दे देते हैं साहब। योगी भी बोल रहे हैं कि 4 मई को सारे गुंडे टीएमसी के नाक पर रगड़ेंगे। मोदी भी कह रहे हैं कि देख लेंगे 4 मई के बाद। अमित शाह कह रहे हैं कि उनको उठा करके सबको बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। मामला कुछ गड़बड़ है साहब, चलो वोट कर दो भारतीय जनता पार्टी को। ये एक स्ट्रैटेजी है कि जो विनिंग पार्टी है, जनता उसके तरफ मन बनाना शुरू कर दे, लेकिन उसमें एक लेकिन जुड़ा हुआ है, और उसी लेकिन के बिना पर डेरिक ओब्रायन कह रहे हैं। पहले खबर आई कि भद्रलोक की जो आबादी है वो पूरी की पूरी शिफ्ट कर गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। पहले मन बना रही थी कांग्रेस को भी दे देंगे, लेफ्ट को भी दे देंगे, उनकी पुरानी भद्र लोगों की परंपरा है, लेकिन भद्र लोगों को लगा कि नहीं, ये वोट बर्बाद हो जाएगा, तो पहले उनके मन में आया कि बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर जाया जाए। अभी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि उसमें थोड़ा डिवीजन हो गया। भद्रलोकों को डर लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, फर्स्ट फेज में नहीं आ पाया, और ये सिर्फ उनका गिमिक है, पोल गिमिक है, तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो चलो रहते हैं ममता बनर्जी के साथ। ऐसी खबर है, ये पुख्ता नहीं है, लेकिन ये खबर है कि भद्रलोक में थोड़ा बहुत डिवीजन हुआ है, और डिवीजन होने के आधार भी हैं, क्योंकि इतने वर्षों से ममता बनर्जी सत्ता में हैं, उन्होंने पल्लवित किया है, पुष्पित किया है भद्रलोक की एक बहुत बड़ी आबादी को, उनको पाला है, पोसा है, वो लाभार्थी वर्ग भी हैं। तो वो उनको लग रहा है कि हमारा यहाँ पर लाभ खत्म हो जाएगा, और उधर हम अगर नहीं गए, तो उधर चले गए तो पता नहीं, अगर हार गई तो क्या होगा, तो ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में वो भद्रलोक जो हैं, वो थोड़ा ययोन तस्यों की स्थिति में हैं, मत इनडिसिसिव हैं। अब आज पता चल जाएगा कि वो कितने डिसिसिव रहे हैं। लेकिन 11 बजे जिस तरह से डेरिक ओब्रायन ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, देना पड़ेगा, उनको नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, वो भी असल में अपने वोटर को ही एड्रेस कर रहे हैं। उनको भी मालूम है जब मोमेंटम का खेल चल रहा है, तो हमें मोमेंटम को बनाए रखना है, हमें भी पिछड़ना नहीं है। भले ही पूरी मीडिया जो नेशनल मीडिया है मोस्टली, वो हो सकता है कि मोदी के पक्ष में खड़ी हो, लेकिन बंगाल की मीडिया ना, भी पिछली बार भी मीडिया मोदी के पक्ष में ही खड़ी थी, लेकिन रिजल्ट वही हुआ कि ट्रिपल डिजिट में बीजेपी नहीं पहुंच सकी।
तो उनको लग रहा है कि नहीं 2021 हम दोहरा देंगे। तो मोमेंटम टीएमसी भी बनाए हुए है और इसीलिए वो आखिरी मोमेंटम दे रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूं कि प्रधानमंत्री अगर हार गए, भाजपा हारी तो ये प्रधानमंत्री की हार होगी और किसी की हार नहीं होगी और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा, नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। अब ये कहकर के वो अपने वोटर को मोमेंटम दे रहे हैं कि देख लो मोदी हारने जा रहा है और मोदी इस्तीफा दिलवाएंगे मोदी को। अब इस तरह की जो न्यारेबाजी हो रही है, बयानबाजी जो हुई है, उसका अब कोई लेना देना नहीं है। 6 कब के बज चुके हैं, वोट सील हो चुके हैं, 4 तारीख का इंतजार करते हैं। मोदी इस्तीफा देंगे, मोदी को इस्तीफा देने के लिए दबाव टीएमसी बनाएगी या उनके अगर टीएमसी जीत गई तो मोदी को इस्तीफा देने के लिए क्या पूरे देश भर में यात्राएं निकलेगी, प्रभात फेरियां लगेंगी, मोदी इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो। क्या टीएमसी ऐसा करने वाली है? और अगर टीएमसी हार गई तो फिर क्या होगा? योगी की बात सही होगी, गृह मंत्री की बात सही होगी या मोदी की बात सही होगी? इंतजार करते हैं 4 तारीख तक का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।